हाय फ्रेंड्स, स्वातंत्र इंटरव्यू सीरीज़ के 6th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है मिस्टर निरंजन बांडोरकर। सर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और येस बैंक में, जो इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग बैंक्स है, उसमें चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है। तो सर मैं आपका स्वागत करता हूँ। और सर मेरा पहला सवाल होगा कि आज की दुनिया में एक बैंक अकाउंट होना इतना नेसेसरी क्यों हो गया है, और क्या लोगों को बैंक अकाउंट में उनका पैसा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? थैंक यू। नमस्कार। देखिए, बैंकिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है हमारे जीवन का, जहाँ पे आज की तारीख में आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, कोई भी सर्विस प्राप्त करना चाहेंगे, उसके लिए आपको मनी का एक ज़रिया होता है जिसके थ्रू आपको पेमेंट करनी है। हाँ। तो फाइनली वो ट्रांजैक्शन आपको कंप्लीट करने के लिए बैंक अकाउंट एक ज़रूरी होता है। हाँ। बस आज की तारीख में आपको अगर कैश भी चाहिए, ये कैश आपको आता कहाँ से है? हाँ। ये फाइनली एक बैंक अकाउंट से आता है। तो बैंक अकाउंट एक ज़रिया ये है कि जो भी आप सर्विस करते हैं, जो भी आप कमाई करते हैं, उसकी पूंजी आपके बैंक अकाउंट में आती है, और उस बैंक अकाउंट से आप उस कैश का या सेविंग्स का आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ। तो बैंक अकाउंट उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सारे ट्रांजैक्शंस हो। दूसरा ये है कि पहले क्या होता था, लोग काफ़ी कंफर्टेबल थे कि कैश में ही डील करें। हाँ। और अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ है कि गवर्नमेंट, जैसे 2014 या 15 से गवर्नमेंट ने भी काफ़ी स्कीम्स लेके आए हैं जिसके थ्रू दे आर एनकरेजिंग कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बैंक अकाउंट टेक्नोलॉजी या डिजिटल से ड्राइव करें। तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, हम बात करेंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इंटरव्यू। बट उससे हो ये रहा है कि हम एक चीज़ जो बोलते हैं फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। हाँ। माने आज मैं अगर मेरी ड्राइवर को, मान के चलिए, पहले मैं कैश देता था। हाँ। 100 रुपये के पैसे मैं मेरी अकाउंट से विड्रॉ करके उनको पहले देता था, पर अभी मैं वही ट्रांसफ़र यूपीआई के थ्रू या जीपे के थ्रू करता हूँ, जो उनके बैंक अकाउंट में सीधा क्रेडिट हो जाते हैं। हाँ। तो आप अभी ये बात समझिए कि अगर ये ड्राइवर को पहले उनको अगर कोई लोन की ज़रूरत हो, तो वो क्या करते थे, वो फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जान पहचान में, या किसी लोकल मनी लेंडर्स जो होते हैं, बहुत बड़े ब्याज पे लोन लेते थे। पर अगर एक ड्राइवर है, मान के चलिए उनके महीने की पगार है 25,000 दिख रही है, और वो आज बैंक स्टेटमेंट में मुझे अगर दिखता है कि 25,000 आ रहे हैं, तो आज की तारीख में ही नाउ बिकम्स एलिजिबल फॉर लेंडिंग, बिकॉज उनका एक इनकम मुझे दिखता है, जो कैश में पहले मिलता था मुझे वो इनकम नहीं दिखता था। सो एज अ बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आज ये देख पाएगा कि इसका एक सोर्स ऑफ इनकम है। सो बैंक अकाउंट होने से हो क्या रहा है, अगर आप जितने से जितने ट्रांजैक्शंस वो बैंक अकाउंट के थ्रू करोगे, तो उसका बेनिफिट या लाभ आप ही को होगा, ताकि आपका एबिलिटी टू टेक मोर लोन्स ये भी बढ़ता है, राइट? जैसे आपने काफ़ी सारे प्रेस या न्यूज़ में भी शायद पढ़ा होगा, मान के चलिए हमारे पानी पूरी वेंडर्स हैं या किसी के स्मॉल बिजनेस है, जितना कैश से आप डील करोगे उतना नॉन फॉर्मल इकोनॉमी है, वो दिखेगा नहीं किसी को। जितना आप वो ट्रांजैक्शन बैंक अकाउंट के थ्रू लेके आओगे, बैंक्स आर मोर कंफर्टेबल, उतने कंफर्टेबल होते हैं कि वो आपको ज़्यादा लेंड करे, सो दैट आपका बिजनेस अगर आपको ग्रो करना है तो वो बेनिफिट होगा। तो ये एक फर्स्ट बेनिफिट है। सेकेंड बेनिफिट ये है कि आप देखेंगे कि हमारी बहुत सारी जो पॉपुलेशन है अभी भी रूरल में है, उनकी इनकम जनरेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, बहुत सारे सब्सिडीज़ दिए हैं। तो पहले के ज़माने में क्या होता था, ये सब्सिडीज़ काफ़ी सारे चैनल्स के थ्रू वो एंड पर्सन में पहुंचती थी, पर उसमें काफ़ी लीकेजेस थी। ठीक है। अभी क्या है, देयर इज़ वो कॉन्सेप्ट जो बोलते हैं डीबीटी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। तो गवर्नमेंट ने 2015 से क्या इनफैक्ट थोड़ा पहले से था, बट जिसका एक बोलते हैं मैक्सिमाइजेशन जो हुआ है 2015 से हुआ है। तो उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने
लोगों बैंकों को बोला आप मैक्सिमम अकाउंट्स खुलवाइए लोगों के, हाँ, जनधन अकाउंट जो बोलते थे। हाँ, करेक्ट। पर उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये था कि वो उस जनधन अकाउंट्स में जो भी आपके जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर्स होने हैं वो सीधा उस अकाउंट में। हाँ, तो जो इंटेंडेड रेसिपिएंट है, आज उस इंटेंडेड रेसिपिएंट को सीधा गवर्नमेंट से क्रेडिट मिलता है अंडर वेरियस स्कीम्स, और स्कीम्स भी बहुत सारी है। तो ये भी एक दूसरा लाभ है कि अगर आपके पास ये बैंक अकाउंट ना हो, हाँ, तो उस बैंक अकाउंट में आपको वो, अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम्स के अंडर आपको बेनिफिट्स हैं तो वो बेनिफिट्स भी आपको नहीं मिलते, पर वो अभी आज की तारीख में मिल रहे हैं। उस डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर्स के अलावा बैंक अकाउंट से क्या होता है, आप अगर बैंक अकाउंट खोलते हैं तो एटलीस्ट आप बैंक की ट्रांजैक्शंस करना चालू करेंगे। हाँ, अगर आप बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन चालू करेंगे तो उसी बहाने आपकी इस विषय में शिक्षा भी बढ़ती है, क्योंकि आप सवाल पूछेंगे, आप 4 लोगों से बात करेंगे, तो आपकी एक जो बोलते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी, हाँ, का भी आपका जो प्रमाण है वो थोड़ा बढ़ते जाता है। तो ये एक बैंक अकाउंट होना ये बहुत ज़रूरी है, उसके बहुत लाभ है। जितना बैंक अकाउंट के थ्रू आपको ट्रांजैक्शंस आप करेंगे, उससे आपको अगर आपका बिजनेस बढ़ाना है या आपको लोन देने हैं, उस बैंक अकाउंट के थ्रू आप कर पाएंगे। हाँ, बिल्कुल। तो सर बहुत अलग अलग तरीके के बैंक अकाउंट होते हैं, तो आप अगर इन तरीकों को आसान शब्द में समझा पाओ, और अगर आप बता पाओ कि जो आम आदमी है उसको कौन सा तरीके का बैंक अकाउंट होना चाहिए उनके पास और क्यों? देखिए, अगर मैं बैंक की बात करूं, हाँ, तो जब बैंक कोई अकाउंट खोलते हैं, हम जब बोलते हैं ना अकाउंट खोलना है, हाँ, तो अकाउंट जब खोलते हैं तो बैंक के लिए वो एक लायबिलिटी है, क्योंकि आप उस अकाउंट में पैसे रखेंगे, हाँ, जो मुझे आपको देने हैं, कभी ना कभी तो हाँ, आपको वापस देने हैं, जब भी आप उसका इस्तेमाल करना चाहेंगे, हाँ, मुझे देने हैं। तो ये जो अकाउंट्स हैं, आप मान के चलिए अलग अलग तरीके के होते हैं। तो एक पहले अकाउंट होता है जिसको बोलते हैं हम सेविंग्स अकाउंट। हाँ, सेविंग्स अकाउंट क्या है? सेविंग्स अकाउंट उसको बोलते हैं जहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल है, मान के चलिए, उसको हर रोज 4-5 हज़ार के उसके खर्चे होते हैं, या उसके हर महीने में मे बी 15-20 हज़ार के खर्चे होते हाँ, हैं। तो वो क्या करता है, एक 20-25 हज़ार रुपये बाजू में निकाल के रखता है और उस अकाउंट में से वो पे कर दे जाता है। उसको सेविंग्स अकाउंट बोलते हैं। हाँ, राइट। जैसे एक ऑपरेटिंग अकाउंट जो बोलते हैं, साधारण शब्दों में कहूँ तो पहले क्या होता था, घर के खर्चे के लिए हम एक 20 हज़ार कैश हाँ, घर में निकाल के रखते थे। हाँ, जैसे हमारी मदर होती है या कोई होती है, हाँ, वो निकाल के रखते थे, और फिर किसके सैलरी करने हैं, सब्जी खरीदनी है, कुछ भी करना है, उसमें से वो पैसे निकालते थे। हाँ, तो ये अकाउंट ऐसे होता है जहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो ज़्यादा नहीं होता। जैसे आज की तारीख में मैं अगर जो बड़ी बड़ी बैंकें हैं, हाँ, उनका अगर मैं सोचूं तो मान के चलिए आपको वो 3%, 4%, मे भी कोई बैंक आपको 6-7% भी दे, पर हाँ, 3 से 4% का एक आपको उसमें इंटरेस्ट या ब्याज मिलता है। बट वो मोस्टली ऑपरेटिंग अकाउंट्स बोलते हैं ना, हाँ, उसके लिए होता है। दूसरा है करंट अकाउंट होता है। तो जैसे आप अगर इंडिविजुअल्स के लिए सोचे ये एक ऑपरेटिंग अकाउंट होना चाहिए, हाँ, दूसरे होते हैं करंट अकाउंट, जो मान के चलिए आपका अगर कोई बिजनेस है, हाँ, और ये सेम फिलॉसफी है, बिजनेस में भी आपको एक ट्रांजैक्टिंग अकाउंट लगता है। आज मुझे 15 हज़ार यहाँ से निकालने हैं, इसको 20 हज़ार देने हैं, तो वो जो एक ट्रांजैक्टिंग अकाउंट होती है उसके लिए वो करंट अकाउंट बोलते हैं। उस पर ब्याज नहीं मिलता। अच्छा, राइट। इट्स सपोज्ड टू बी जस्ट अ ट्रांजैक्टिंग अकाउंट। ठीक है। तो एक सेविंग्स अकाउंट हो गया जो इंडिविजुअल्स के लिए है। हाँ। एक हो गया आपका कस्टमर अकाउंट जो एक बिजनेस के लिए है। हाँ। बट इट इज़ अ वे इन विच आप बाहर के पैसे या कैश आपके उस अकाउंट में लेके आते हैं। हाँ। अभी महत्वपूर्ण विषय ये होता है कि आप ये पैसे से क्या करोगे। कुछ ज़्यादातर पैसा तो आप बोलोगे कि अच्छा मान के चलिए सैलरी आ गई मेरी। हाँ। 10,000 की सैलरी आ गई महीने की, मैंने 8,000 तो मुझे सेव करने हैं मुझे। हाँ। तो आप सेविंग के लिए उसको बाजू में निकाल के रखते हैं। तो अभी आप सेव किस में करोगे, तो एक टर्म डिपॉजिट कॉन्सेप्ट होता है। हाँ। तो आप वो पैसे 8,000 निकाल के एक टर्म डिपॉजिट में रख सकते हैं जो
टर्म डिपॉजिट भी अलग अलग तरीके के होते हैं, मैं समझाता हूँ आपको। पर मान के चलिए आप बोलोगे मैं 1 साल तक ये डिपॉजिट बैंक के पास रखूँगा और उसको मैं ब्रेक नहीं करूँगा, तो उस पर मान के चलिए एक आपको शायद आज की तारीख में 7.5-8% का ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो उसको एक टर्म डिपॉजिट बोलते हैं। तो आपके पास क्या हुआ, सैलरी आई 10,000 सेविंग्स अकाउंट में, आपने 8,000 निकाल के सेविंग्स के लिए रख दी टर्म डिपॉजिट में, 2,000 आपका खर्चे के लिए आपने उसी अकाउंट में रख दिया और वो आप खर्चे कर रहे हैं। अभी जैसे आप थोड़ा सा और सोचोगे तो आप बोलोगे अच्छा मुझे तो सैलरी हर महीने आ रही है, तो अगर हर महीने आ रही है तो मैं ये 8,000 हर महीने कर सकता हूँ। उसको आप बोलोगे रिकरिंग डिपॉजिट। तो एक अलग तरीका होता है जो अगर आपको पता है हर महीने मुझे कुछ सेविंग्स आने वाली है, तो आप हर महीने वो 6,000, 7,000, 8,000 जो भी आपका अमाउंट है उसको आप एक डिपॉजिट में रखें, पर जो हर महीने आप बार बार उसको सेव करते जाओगे उसको एक रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं। टर्म डिपॉजिट वो होता है जो एक वन टाइम मेरे पास कुछ पैसे हैं, अगर वो मान के चलिए 50,000 है, 50,000 उठा के मैं उस टर्म डिपॉजिट को रखता हूँ 1 साल के लिए या 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, आपको ब्याज उतना थोड़ा ज़्यादा मिलता है, 7%, 7.5%, 8%। तो आपकी जो भी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से आप वो कर सकते हैं। तो एक टर्म डिपॉजिट हो गया, एक हो गया रिकरिंग डिपॉजिट हो गया। तो ये आपके लार्जली 4 तरीके के अकाउंट्स होते हैं बैंक के बैलेंस शीट में। सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट है, और टर्म डिपॉजिट का एक जो बोलते हैं एक प्रकार या वेरिएंट होता है जो है आपका रिकरिंग डिपॉजिट। बट अगर मैं अभी आपका फर्स्ट क्वेश्चन से वापस कनेक्ट करूं तो क्या है, अगर आपके पास ये बैंक अकाउंट हो तो आपके पास अभी एक जरिया बनता है कि इस पैसों का आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स और रिटर्न्स कर सकें। तो टर्म डिपॉजिट तो एक प्रकार का सेविंग्स प्रोडक्ट है जहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिले, पर आप फिर इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं और बाहर भी कर सकते हैं। आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप काफ़ी सारी इंश्योरेंस सेविंग स्कीम्स होती हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पर वो एक ज़रिया है जिसके थ्रू आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सर अगर आप हमें बता पाओ कि आजकल जो बैंक्स है, अगर आप येस बैंक के बारे में बता पाओ या जो नॉर्मली इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में बता पाओ, तो ये सब बैंक्स क्या कर रहे हैं कि जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं या जिन लोगों के पास पहले बैंक अकाउंट्स नहीं थे उन लोग को कैसे अट्रैक्ट करें कि वो लोग बैंक अकाउंट्स चालू करें। या सोचो आज अगर किसी के पास बैंक अकाउंट नहीं है तो वो कैसे सीख सकते हैं कि मैं बैंक अकाउंट चालू कैसे करूं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो विषय में बैंक्स क्या एक्शन ले रहे हैं, अगर कोई आउटरीच प्रोग्राम्स कर रहे हैं या वैसा कोई। नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए इसमें मैं हमारी जो सरकार है उनको मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट दूंगा इस चीज़ के लिए कि 2015 से उन्होंने एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस से ये स्कीम्स चलाई है जहाँ पे उन्होंने बैंकों को इनकरेज किया कि अंडर द प्रधानमंत्री जन धन योजना मैक्सिमम लोगों का बैंक अकाउंट खुलवाया जाए। तो अगर आप देखेंगे, और उसका एक बहुत लॉन्ग टर्म गोल है उसके लिए। तो बिटवीन 2015 टू 17 बहुत सारे, मतलब ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ द पॉपुलेशन केम अंडर अकाउंट, जो पहले बिल्कुल मतलब अकाउंट्स ही नहीं थे किसी के पास। तो लोगों के अकाउंट्स आना चालू हो गए। गवर्नमेंट बहुत जो उनके जो रिव्यू प्रोग्राम्स होते हैं उसमें वो बैंकों से पूछते हैं अभी आप बताइए आपका कितना पेनिट्रेशन रहा है, ये सेक्टर में क्यों कम हुआ है। सो देयर आर आल्सो मैकेनिज्म्स थ्रू विच ये एक रिव्यू किया जाता है अलग अलग बैंकों के परफॉर्मेंसेस। तो वो भी एक उसके चलते बैंक्स आर आल्सो इंसेंटिवाइज। ठीक है, मैं ये भी सच कहूँगा और मतलब ये भी सच्चाई है कि सारे बैंकों का रीच नहीं होता कि वो रूरल में जाके प्रेजेंस सेटअप करें, या जो सबसे जैसे अंडर प्रिविलेज्ड
जो कस्टमर्स हैं उनको वो सर्व करें, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे अभी मैं अगर यस बैंक का नाम लूँ या जो भी बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, अगर आप अगर सोचेंगे, अल्टीमेटली हम भी एक लिस्टेड कंपनी है, हम भी किसी शेयर होल्डर से पैसे लेते हैं और हमें उनके ऊपर भी रिटर्न दिखाना होता है। अगर ये विषय आप समझेंगे तो अगर एक सेक्टर है जहाँ पे मुझे इन्वेस्ट करना है, जहाँ पे मुझे पता है रिटर्न ना मिले, तो आप भी झिझकते हैं, आप भी बोले अच्छा मैं कितना इसमें इन्वेस्ट करूँ, कितनी ब्रांचेस खोलूँ रूरल में। तो इसलिए ये गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं टू ब्रिंग इन द पुश फॉर द एंटायर बैंकिंग सेक्टर। और इसमें मैं ये भी कहूँगा कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, ये बहुत सारा उसमें एक लोड लेते हैं टू पुश द अकाउंट्स। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अकाउंट्स यस बैंक जैसे ने भी खोले हैं, बड़े बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक ने भी खोले, पब्लिक सेक्टर बैंक ने बहुत सारे खोले। सेकेंड स्टेप उसमें क्या हुआ, आपने उसका आधार लिंक करना चालू कर दिया उस अकाउंट्स के साथ। आधार लिंक का बेनिफिट ये था, जो मैं फर्स्ट आपके पहले सवाल में मैंने बोला, तो अभी गवर्नमेंट कुछ भी सब्सिडीज या बेनिफिट दे रहा है, वो सीधा उनके अकाउंट में के क्रेडिट हो रहे हैं। वेदर वो मनरेगा जैसे आपकी बेनिफिट्स हैं, या एलपीजी सब्सिडी जो होती थी, जो हम जो गैस खरीदते हैं सिलेंडर, उसकी जो सब्सिडी है वो भी आपका। और क्या हो रहा था, ये अकाउंट्स खोलने के बाद जैसे इंश्योरेंस प्रोटेक्शन भी आपको उस अकाउंट में मिल रहा था। तो हमारे जो बहुत सारे जो देशवासी हैं जिनको इंश्योरेंस कवर नहीं मिल रही थी, राइट, उस अकाउंट के जरिए उनको इंश्योरेंस कवर भी अभी प्राप्त हो रही है। तो इसके बहुत सारे ये फायदे हो रहे हैं। तो सर, जब हम हमारे स्वातंत्र के सेशंस ले रहे थे लोगों के साथ, बहुत लोगों के साथ एक कंसर्न था कि उनके जो बैंक अकाउंट्स में है, हर साल के एंड में एक नॉमिनल फीस उनके अकाउंट से कट हो जाता है, समझो 500 या 1000 रुपये। तो वो सब चिंतित थे कि उन्हें पता नहीं था कि जो 500 या 1000 रुपये है वो कट क्यों हो रहे हैं और वो किधर जा रहे हैं। तो आप बता सकते हो कि ये जो बहुत लोगों के अकाउंट से जो नॉमिनल फी डिडक्ट होता है, वो कैसे रोक सकते हैं ये लोग उनके अकाउंट से? तो देखिए क्या है, इसमें दो भाग हैं। एक ये है कि एक मान के चलिए, मैंने जैसे आपको पहले कहा, एक बैंक होती है, बैंक को भी उनके एक शेयर होल्डर्स होते हैं, वहाँ पे भी एक जवाबदारी होती है। बिल्कुल। और अगर आप कोई भी बैंक देखेंगे इस देश में, मान के चलिए हर 3, 4 या 5 सालों में उनको कैपिटल लगता है फ्रॉम इन्वेस्टर्स, ताकि वो ग्रो करते रहें। और बहुत सारा हमारा जो क्रेडिट ग्रोथ है, इकोनॉमी की जो ग्रोथ है, अल्टीमेटली अगर बैंक ग्रो करेंगे तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो ये एक प्रॉफिटेबिलिटी का मैंडेट जो बोलते हैं, ये बैंकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण विषय है। बिल्कुल। तो क्या होता है कि जब आप कोई बैंक अकाउंट खोलते हैं, तो यूजुअली उसमें खर्चे हैं, क्योंकि आज जैसे मैं अगर यस बैंक की बात करूं, हमारे इस देश में 1200 के ऊपर ब्रांचेस हैं। वो ब्रांचेस का आपका खर्चा है, वहाँ पे लोगों का खर्चा है, फिर आप अकाउंट्स खोलते हैं। अकाउंट्स खोलने में मतलब हमारा एक ऑपरेशंस टीम है, उसके खर्चे हैं। तो अगर उस अकाउंट में अगर बैलेंस ना हो, जिसका बैंक इस्तेमाल करे लेंडिंग के लिए, जिसके ऊपर वो पैसे बनाए, तो अगर वो बैलेंस ही ना हो, तो ये खर्चा बैंक के लिए एक संक कॉस्ट हो जाता है। उसका मतलब वो खर्चा है पर उसका बेनिफिट नहीं है। करेक्ट। तो पहले क्या होता था, बहुत सारा जो एक थॉट प्रोसेस होती है कि एक मिनिमम बैलेंस आपको कम से कम कोई अकाउंट में रखने हैं। तो अकाउंट के कैटेगरीज भी अलग अलग होते हैं। तो कोई अकाउंट होते हैं ऐसे जहाँ पे आप मान के चलिए आपको मिनिमम 10,000 का बैलेंस आपको रखना है। कोई बैलेंस, जैसे ये प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो अकाउंट खुले थे वो 0 बैलेंस अकाउंट्स थे। अच्छा। तो उसमें कोई चार्जेस नहीं थे। ठीक है। पर ऐसा है कि अगर मैं बाकी ये अकाउंट्स कभी खोलता हूँ
उसमें अगर मिनिमम बैलेंस अगर आपने नहीं रखे, अच्छा, हाँ, तो उसके आपके चार्जेस लगते हैं। और उसी में बहुत ज़रूरी ये होता है कि जैसे अगर आप जब अकाउंट खोलते हैं, हाँ, बहुत ज़रूरी है कि वो कस्टमर को आप समझाएं। तो हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं मानता हूँ कि कस्टमर को बहुत आप अच्छी तरीके से समझाएं। हाँ, कि अगर देखिए कि आप जब ये अकाउंट खोल रहे हैं, इसके ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। हाँ, पर उस विषय ये ऐसा होता है कि आप शायद 60% लोग, 70% लोगों को समझा पाते हैं, पर वो हाँ, हमेशा एक 10, 20, 30% लोग होते हैं बिल्कुल, जहाँ पे ये नहीं होता। अभी मैं आपको बताऊं तो मेरे साथ भी हुआ है हाँ, कि कोई मेरा एक अकाउंट है जहाँ पे कुछ सालों से मैंने उसको ऑपरेट नहीं किया। हाँ, जब मैंने उसकी स्टेटमेंट देखी तो मुझे पता चला अच्छा, कि उसमें भी मिनिमम चार्जेस हाँ, लगे हैं, राइट। तो ये एक तरीके के चार्जेस हाँ, हैं। दूसरा चार्जेस कभी थोड़े से रूटीन वाले मैं बताता हूँ। क्या होता है, आपको एक एटीएम कार्ड दिया जाता है हाँ, कैश विड्रॉ करने के लिए, पर एक अकाउंट में मान के चलिए आपके पास ऐसे बताया जाता है कि आप महीने में 4 बार वो एटीएम कार्ड यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि एटीएम के भी खर्चे हैं, हाँ, हाँ, बिल्कुल, राइट। वो एटीएम होता है, एटीएम के बाहर हमको एक सिक्योरिटी गार्ड रखना हाँ, पड़ता है, एटीएम मशीन है तो एसी हाँ, चालू रखना है, राइट। तो उसको हमको भी ये इनकरेज करना होता है कि एटीएम में आप बहुत डिस्प्रपोर्शनेट यूज़ ना करें, हाँ, तो उसलिए वो चार्जेस आती हैं। अभी होता क्या है कि बहुत बार हमने ये देखा है कि जो कस्टमर्स हैं, हाँ, वो 6 बार, 7 बार, हाँ, 8 बार, 10 बार वो एटीएम यूज़ करें, हाँ, तो उसके चलते वापस चार्जेस आपके आते हैं। तो और ऐसे बहुत सारे मतलब अलग अलग रीजंस होते हैं कि चार्जेस आपको क्यों लग सकते हैं। जैसे आपने मान के चलिए चेक दिया, चेक बाउंस हो गया, हाँ, जो भी आपका बैलेंस थोड़ा कम हो गया, उसके भी चार्जेस लगते हैं। बिकॉज क्या है, वो क्लियरिंग की भी एक प्रोसेस है, आपको उसमें इन्वेस्ट करना होता है। तो ऐसे अलग अलग तरीके हैं, बट मैं अगर आपसे बताऊं तो सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस जो हैं वो आप बैलेंसेस अगर मेंटेन ना करें एक सर्टन लेवल पे, तो उसके चार्जेस सबसे ज़्यादा लगते हैं। हाँ, तो सर मेरा आखिरी क्वेश्चन होगा कि अगर हम जो आम आदमी का बारे में सोचे या जो बहुत एजुकेटेड नहीं है, उनके लिए कभी कभार बैंकिंग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इन लोगों के लिए अगर उनको ज़्यादा सीखना है बैंक अकाउंट के बारे में, बैंक अकाउंट कैसे शुरू करते हैं, बैंक अकाउंट में पैसा क्यों रखते हैं, ये सब जैसे जो हिडन चार्जेस, जो वो मिनिमम बैलेंस, जैसे ये लोग ये सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा कैसे सीख सकते हैं, अगर आप उनको कोई राय दे सकते हो तो देखिए, मैं दो चीज़ कहूँगा। एक है कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंकों की भी है, और इसमें हमारे जो रेगुलेटर हैं वो बहुत अच्छे स्टेप्स ले रहे हैं टू मेक श्योर कि कस्टमर्स को ट्रांसपेरेंटली बताया जाए कि उनका फी स्ट्रक्चर या चार्जेस स्ट्रक्चर क्या है ऑन डे 1। तो मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। अभी हाल ही में, मतलब एक 1.5 साल पहले, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रेगुलेशन निकाली थी, फेयर प्रैक्टिसेस कोड। फेयर प्रैक्टिसेस कोड, फेयर मतलब आप जो भी आप प्रैक्टिसेस करते हैं कस्टमरों के साथ, उनके लिए वो मतलब फेयर हो, ये उद्देश्य से उन्होंने किया था। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें उभर के आई हैं। आप चार्जेस कौन सी चीज़ों के लिए कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। बट उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण ये था, एक कॉन्सेप्ट है की फैक्ट शीट या की फैक्ट स्टेटमेंट। इसका मतलब ये है कि आज आप कोई अगर लोन देते हैं किसी कस्टमर को, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस ना बहुत ही सिंपल, साधारण तरीके से आप उसको एक पेपर पे लिख के वो कस्टमर को बताएं। पहले क्या होता था, वो कॉम्प्लेक्स एक बहुत एग्रीमेंट्स होती थी, मतलब पढ़ें तो उसमें शायद पता ना चले। ये एक बहुत सारी मतलब इंस्टेंसेस में एक्सपीरियंस किया गया था। तो आरबीआई ने बोला नहीं, आप बहुत ही सिंपल तरीके से आप उसको बताएं। तो आरबीआई भी बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, बैंक भी खुद से बहुत
अवेयरनेस कैंपेन्स करता है। जैसे यस बैंक के अगर मैं उदाहरण दूँ तो हम गाँवों में फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप्स करते हैं। वाह, राइट। तो एक तो CSR के अंडर बोलते हैं देयर इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी कंपनी टुडे एट अ जो एक सर्टन हम जो भी प्रॉफिट करते हैं उसका एक सर्टन परसेंटेज आप एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब वुमेन एजुकेशन हो, शिक्षा हो या फाइनेंशियल लिटरेसी हो, राइट, इस विषय में पब्लिक सैनिटेशन हो सकता है जो स्वच्छ भारत अभियान में आता है। इस विषयों में आप एक सर्टन अमाउंट इन्वेस्ट करें। तो ये एक मैंडेटेड रिक्वायरमेंट है। और इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ उस रेगुलेटरी जो रिक्वायर्ड है उसी पर रुक जाए, आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो हम वो भी करते हैं। तो हम फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप्स करते हैं गाँव में अंडर आर फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लान जो है। हमने बहुत सारे जो बॉटम ऑफ द पिरामिड लोग हैं उनका विचार करके हमने कुछ टेक्नोलॉजी लेड सॉल्यूशंस भी हम लेके आए हैं। जैसे बहुत सारे शहरों में अगर आप देखेंगे माइग्रेंट लेबरर्स काम करते हैं। बिल्कुल। तो गाँव अलग अलग गाँवों से आते हैं और वो यहाँ पे काम करते हैं और उनका क्या है, उनका वो दिन की कमाई है या शायद हफ्ते की कमाई है उनकी, पर उनको पैसे भेजने हैं घर पे। यहाँ पे उनको कैश मिल रहा है तो वो कैसे करें। करेक्ट। तो हमने एक प्रोग्राम हम लेके आए थे टेक्नोलॉजी लेड यस मनी, तो डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र प्रोग्राम बोलते हैं। तो हमारे जो कुछ एजेंट्स होती हैं, तो एजेंट्स की सेटअप हैं। तो ये वेज वर्कर्स वहाँ पे जाके उनको पैसे देते हैं और वो बताते हैं कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। और उसी वक्त डायरेक्ट थ्रू टेक्नोलॉजी उसके गांव में उसका जो अकाउंट है, उसकी वाइफ है या उसकी मदर है, वहाँ पे वो इमीडिएट ट्रांसफ़र हो जाता है। तो देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो येस बैंक ने इसमें बहुत पहले से काम किया है। और ऑफ कोर्स मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पे और बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। पर हमारे हमारे इसमें जो भी कंट्रोलेबल है, हम जितना कर पाते हैं हम कर रहे हैं। तो सर मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा, आपने आज हमें बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया। तो दोस्तों ये था हमारा स्वातंत्र इंटरव्यू सीरीज़। मिलते हैं अगली बार जब हम कोई और एक्सपर्ट का इंटरव्यू लेंगे। धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।